So in the series of mechanical engineering, the first subject we are taking is the thermodynamics. So we are going to discuss the concepts, basic theory, and some of the standard numericals. In the end, we will also go through last year GATE as well ESE problems in this R series. तो थर्मोडाइनमिक्स की आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले थर्मोडाइनमिक्स की शुरुआत करने के पहले हमें जानना होगा कि थर्मोडाइनमिक्स है क्या बेसिकली। सो थर्मोडाइनमिक्स इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर and its effect on the physical properties of substances that we are considering for analysis. So thermodynamics में हम बात करते हैं मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, उसका एनालिसिस करते हैं हम। सपोज एनर्जी ट्रांसफ़र इज बाय वर्क और हीट और थ्रू मास। किसी भी सिस्टम में ये आपस में इनका इंट्रैक्शन क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। तो बेसिकली इट इज़ द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एंड ऑल्सो अगर ग्रीक वर्ड में जाएं तो थर्मोडाइनमिक्स का ही मतलब है हीट इन मोशन। देयरफॉर थर्मोडाइनमिक्स इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स मोड। हम इसमें वर्क, हीट और मास से कैसे एक सिस्टम में एनर्जी चेंजेस होते हैं, क्या इफ़ेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पे, ये सभी चीज़ें हम थर्मोडाइनमिक्स में डिस्कस करते हैं। अगर थर्मोडाइनमिक्स की बात की जाए तो थर्मोडाइनमिक्स में इस वर्क और हीट के इंटरेक्शन को बेसिकली दो लॉ से देखा जाता है। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड द अदर इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की अगर बात करें तो इट इज़ ऑल अबाउट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें बताता है क्वालिटी ऑफ एनर्जी, कि वो एनर्जी का फॉर्म कैसा है, वेदर इट इज़ यूजफुल और नॉट। और फर्स्ट लॉ ऑफ सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है, जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम थर्मोडाइनमिक्स के हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं, जो आगे हमें आने वाले पूरे सब्जेक्ट में ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जानने के पहले एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि आखिर ये जानना ज़रूरी क्यों है। तो अगर हम एक ये वेल इंसुलेटेड रूम लेते हैं, ये कमरा है जो कि पूरी तरह से इंसुलेटेड है, और इसके अंदर एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, और इस रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन कर दिया गया है। इस रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दी गई है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि अगर इस रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन कर दिया गया है तो अब रूम की एयर और रेफ्रिजरेटर की जो कोल्ड एयर है, अगर दोनों का इंटरेक्शन होगा तो रूम के टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ेगा। रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा या बराबर रहेगा। कुछ ऐसी ही चीज़ें और कुछ ऐसे ही आंसर जानने के लिए हमें थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर हम एज ए लेमैन इसका आंसर करें तो हमें हम गेस करके आंसर कर सकते हैं, बट इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। और इस आंसर को देने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जाने कि ये सिस्टम क्या है, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वेशन का एरिया है वो क्या है। तो इसीलिए जो पहला टर्मिनोलॉजी आता है उसको हम कहते हैं थर्मोडाइनमिक सिस्टम। तो थर्मोडाइनमिक सिस्टम स्पेस में वो रीजन होता है जिसमें हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए। तो अगर ये हम रेड कलर के सर्कल को हम बाउंड्री मारें तो इसके अंदर का स्पेस है जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, तो इस एरिया को हम अंदर कहेंगे थर्मोडाइनमिक सिस्टम। और इस सिस्टम की जो बाउंड्री है, ये रेड कलर वाली जो बाउंड्री है, इसके बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है, और इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। तो
किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर बात करें तो 3 टाइप के सिस्टम पॉसिबल हैं। पहला है क्लोज सिस्टम। अगर ये क्लोज सिस्टम है तो इसके अंदर एनर्जी और वर्क ट्रांसफ़र तो हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर मास का ट्रांसफ़र देखें तो मास इस सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ओपन सिस्टम के अगर बात करें तो इसके अंदर हीट भी ट्रांसफ़र हो सकती है, वर्क भी, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र तो होगा और साथ साथ मास का ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। और अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसमें हीट और वर्क ट्रांसफ़र भी नहीं होगा और मास का ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। ऐसे सिस्टम को सराउंडिंग के साथ पूरा आइसोलेटेड माना जाता है और किसी भी तरीके का इसका बाहर से इंटरेक्शन नहीं होता, ना ही मास का और ना ही हीट या वर्क या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो ना जानने की बात है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। कोई भी सिस्टम हम जो स्टडी करना चाहते हैं उसको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, वो डिफाइन होता है कुछ फिजिकल कंडीशंस से, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। और ऐसे जो फिजिकल कंडीशंस हैं इन्हीं को हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं, दैट इज दीज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। वहीं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, दीज आर डिपेंडेंट अपॉन दी मास ऑफ द सिस्टम। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती हैं? प्रेशर, टेम्परेचर। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है जैसे एंट्रोपी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। अब आइए हम देखते हैं कि एक क्लोज सिस्टम हम लेते हैं और क्लोज सिस्टम के अंदर हम एनर्जी के इंटरेक्शन पढ़ना चाहते हैं। तो क्लोज सिस्टम जैसे कि मैं बताया, इसके अंदर हीट और वर्क ट्रांसफ़र तो होगा, मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र तो पॉसिबल है, बट ऐसे सिस्टम के अंदर मास का ट्रांसफ़र नहीं होता, दैट इज मास कांस्टेंट रहेगा। अब जैसा कि मैंने बताया, किसी भी सिस्टम को हम पढ़ना चाह रहे हैं तो हम पढ़ना क्यों चाह रहे हैं? बिकॉज उस सिस्टम को हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। थर्मोडायनेमिक स्टडी का मतलब ही क्या है? किसी भी सिस्टम की स्टडी करना। और इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले सिस्टम डिसाइड करना होगा, सिस्टम की बाउंड्री डिसाइड करनी होगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, और देन उसमें हीट और वर्क क्या क्या इंटरेक्शन हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो सिस्टम की स्टडी करने के पहले हम पहला जो इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी है वो है हीट। हीट के बारे में हम जानते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसा कि हम जानते हैं, और इस टेम्परेचर डिफरेंस इज़ द मेजर ड्राइविंग फोर्स। तो किसी भी सिस्टम में अगर हीट फ्लो हो रही है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा टी, दैट इज़ टेम्परेचर डिफरेंस। ये डेल्टा टी जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कितना होगा, इस बात पे ही रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र डिपेंड करेगा। अगर हम देख लें, रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये जो बॉटल रखी है इस सिस्टम के अंदर, अगर वो बॉटल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इन दोनों के बीच में कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं है। वहीं अगर रूम का टेम्परेचर 25 है, इस बॉटल का 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब है हीट का ट्रांसफ़र होगा। अब टेम्परेचर डिफरेंस आप देखेंगे, यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो रेट ऑफ हीट का ट्रांसफ़र जो है दोनों का ज़्यादा है। दैट इज़ अगर हीट का एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट हो रहा है, इट मीन्स द टेम्परेचर डिफरेंस विल बी एग्जिस्टिंग, एंड जो टेम्परेचर का जितना ही ज़्यादा डिफरेंस होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो एनर्जी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज हीट ट्रांसफ़र ओनली एज इट क्रॉसेज द सिस्टम बाउंड्री। अब इसको समझने के लिए, सिस्टम बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम कंसीडर करते हैं इस सोडा की जो बॉटल है, इसकी जो रेड कलर से मार्क की है मैंने, वो बाउंड्री है। अब देखें, अगर ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है,
ये सिस्टम है, ये बॉटल, और ये सराउंडिंग है, तो आप देखेंगे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है और इसीलिए हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। बिकॉज हीट ये बाउंड्री को ट्रांसफ़र करेगी और टेम्परेचर जो है इसका रूम के टेम्परेचर से इक्वल होने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम इस रूम को एज अ होल सिस्टम की बाउंड्री मान लें और इस रूम को बाहर का जो कंडीशन है उसको आइसोलेटेड कर दें, तो इसका ये मतलब है कि अब कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बिकॉज ये इंटरनल खुद एक सिस्टम हो गया है और इस सिस्टम की बाउंड्री से कोई हीट नहीं आ रही है। इसका मतलब कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। देयरफॉर अगर कहा जाए कि एनर्जी इज रिकॉग्नाइज एज हीट ट्रांसफ़र ओनली एज इट क्रॉसेस दी सिस्टम बाउंड्री, इसीलिए हीट का सिस्टम बाउंड्री से क्रॉस होना इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैं बात कर रहा था, ऐसे सिस्टम जो कि इंसुलेटेड होते हैं और सराउंडिंग से जिनमें कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं होता, दैट इज Q इक्वल्स टू 0, ऐसे सिस्टम को एडियाबैटिक सिस्टम या एडियाबैटिक प्रोसेस बोली जाती है। इट मीन्स दैट आइदर द सिस्टम इज वेल इंसुलेटेड सो दैट ओनली a negligible amount of heat can pass through the system, or both the system and the surrounding are at the same temperature. Therefore, there is no driving force existing between the system and surrounding. तो किसी भी सिस्टम में एनर्जी इंटरेक्शन के दो फॉर्म होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। पहला हीट जो कि डिपेंडेंट है टेम्परेचर डिफरेंस पे, दूसरा बाउंड्री पे, और दूसरा जो फॉर्म है वो है वर्क। तो वर्क हमें पता है इज अ एनर्जी ट्रांसफर विच इज एसोसिएटेड विद अ फोर्स विच इज एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस। अगर हम इस पिस्टन सिलेंडर को मैकेनिज्म को देखें, तो अगर ये पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसका प्रेशर अभी P है और ये सपोज डेल्टा x डिस्टेंस मूव होता है, देन वर्क डन कितना होगा? P इंटू dx इज द वर्क डन बाई दी ऑन द सिस्टम। Therefore, work is the energy transfer associated with a force acting through a distance. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? राइजिंग पिस्टन, रोटेटिंग शाफ्ट, इलेक्ट्रिक वायर, क्रॉसिंग द सिस्टम बाउंड्री, ऑल आर एसोसिएटेड विथ वर्क इंटरेक्शन। अच्छा, वर्क इंटरेक्शन के लिए भी ज़रूरी क्या है? ये सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, अब हमने देखा कि किसी भी सिस्टम में दो टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं, एक है एनर्जी, दूसरा है वर्क। अगर सिस्टम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, सपोज प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस हैं, एंड इफ़ इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हीट देन डेफिनेटली इट इज़ बिकॉज ऑफ वर्क। बिकॉज अगर क्लोज सिस्टम है तो दो ही तरीके के इंटरेक्शन पॉसिबल हैं, एक है हीट से और दूसरा है वर्क से। यहाँ पे मास पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने इसको क्लोज सिस्टम कंसीडर किया था। वर्क ट्रांसफ़र को एक और तरीके से समझा जा सकता है। एक सिस्टम, हम ऐसा कह सकते हैं कि काम कर रहा है इफ़ द सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी रिड्यूस टू द रेजिंग ऑफ ए वेट। सपोज ये हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम की बाउंड्री है। अब इसका जो सोल इफेक्ट है सराउंडिंग पे, अगर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं लिफ्टिंग ऑफ ए वेट से, देन वी कैन से दैट वर्क इज़ बीइंग डन बाय ए सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे सिस्टम में ये बैटरी है, ये मोटर है, ये फ़ैन को रोटेट कर रहा है। अगर इस फैन का जो शाफ्ट है, यहाँ पे हम एक पुली लगा दें और पुली में एक वेट कनेक्ट कर दें W, then definitely the net external effect of this whole system over the surrounding is equals to the lifting of a weight W. तो हम कह सकते हैं कि work is being done by the system. तो वर्क इंटरेक्शन को और आगे जानने के लिए हम चलते हैं और देखते हैं जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट। तो अगर देखें तो ये एक सिलेंडर है एंड दिस इज अ मूविंग पिस्टन। नाउ दिस इज अ
आइए वर्क ट्रांसफ़र में हम देखते हैं पीडीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। A gas is filled within this system and suppose initial condition है P1 is the pressure, B1 is the volume and T1 is the initial pressure, volume and temperature of the system. Now understand this, now this piston moves away and the gas is expanding, और expansion अगर होता है तो हम देखते हैं कि दिस वॉज द P1, दिस वॉज द V1, दिस इज P2 एंड दिस इज द V2। तो अगर हमें नेटवर्क डन निकालना है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस पिस्टन, तो हम देखते हैं सपोज दिस पिस्टन इज मूविंग dx डिस्टेंस किसी भी कंडीशन पे और जब प्रेशर P था, therefore small work done dW is equals to P into dx into area. Therefore small dW is equals to P into dV. Therefore W can be integrated as P dV. तो हम देख सकते हैं कि पीवी डायग्राम के अंदर का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू दी वर्क डन। अब इस कंडीशन को पीडीवी को लगाने के लिए हमें जानना ज़रूरी है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज अब जब ये एक्सपेंशन हो रहा है, गैस का प्रेशर P1 से P2 चेंज हो रहा है, तो हर स्टेट जो होनी चाहिए वो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। और ये जो प्रोसेस हो रही है P1 से P2 वो तभी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी व्हेन दी ओवरऑल माइक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज हैं रिमेन्स अनचेंज्ड। अब इस कंडीशन को dW इक्वल्स टू PdV लगाने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम की वो स्टेट होती है अगर उस स्टेट पे उसको सराउंडिंग से आइसोलेट कर दिया जाए। अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेट पे उसको सराउंडिंग से कट कर दें, उस पर्टिकुलर स्टेट पे उसकी किसी भी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे सिस्टम को कहते हैं कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आने के लिए ज़रूरी है कि उसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। दैट इज़ मैकेनिकल फोर्स शुड बी बैलेंस एंड देयर शुड नॉट बी एनी अनबैलेंस फोर्स एग्जिस्टिंग विद इन द सिस्टम। कोई भी केमिकल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए एंड देन देयर मस्ट बी थर्मल इक्विलिब्रियम विद इन दी सिस्टम। ऐसे अगर तीन कंडीशन एग्जिस्ट होती हैं तो हम कहते हैं कि सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अब लेकिन इसका dW PdV से क्या रिलेशन है? इसका ये रिलेशन है कि जो कोई भी सिस्टम है उसका जो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए डिफाइन होता है। इट मीन्स
कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जितनी भी प्रॉपर्टीज उस सिस्टम की हैं वो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट पे अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो ही वो प्रॉपर्टी डिफाइन हो पाती है। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि दिस dW PdV लगाते समय कंडीशन, जब ये P1 से P2 जा रहा तो हर कंडीशन पे ये जो P है इट शुड बी एट इक्विलिब्रियम, और तभी ये कंडीशन वैलिड है। और ऐसी प्रोसेसेस जो बिल्कुल स्मूथ होती हैं, इक्विलिब्रियम में रहती हैं 1 to 2, ऐसी प्रोसेसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, बिकॉज दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड दी infinitesimally small processes, that is very small processes, micro changes होते हैं इन प्रोसेस में फ्रॉम 1 to 2 मूव होने में। इसको और अच्छे से समझते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को। सपोज दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये पिस्टन है, यहाँ पे स्टॉप लगा हुआ है एंड हियर W weight is placed over this piston। सपोज हम दिस W को रिमूव कर देते हैं, जैसे हम इस W को रिमूव करेंगे, वेट W को रिमूव करेंगे, दिस पिस्टन विल मूव अपवर्ड्स और ये स्टॉप पे जाके हिट करेगा एंड इट विल रीच टू स्टेट 2। हाउएवर आफ्टर सम टाइम दिस 2 सेकेंड स्टेट विल रीच एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन 1 to 2 के बीच में जो और भी प्रोसेसेस हुई होंगी, सपोज 1A 1AA 2 तक पहुंचने के लिए जितनी भी प्रोसेसेस होंगी वो इक्विलिब्रियम में नहीं रही होंगी। इसीलिए उन अनइक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना इम्पॉसिबल होता है। देयरफॉर वी कंसीडर दी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस। जहाँ पे क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस हो रही होंगी वहीं पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब देखते हैं इस प्रोसेस को हम कैसे हर 1 to 2 के लिए इक्विलिब्रियम में बना सकते हैं। अगर इस W को, सपोज दिस W इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्मॉल W वेट्स, W1 W2 W3, छोटे छोटे वेट रखे हुए हैं। अब हम अगर एक एक करके वेट उठाते चले जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज टेकिंग इनफाइनाइट टाइम टू रीच फ्रॉम 1 to 2, देन हर स्टेज पे ये सिस्टम की कंडीशन इक्विलिब्रियम पे होगी, क्योंकि हम एक एक करके इस वेट को हटाते जाएंगे, देन स्मॉल मूवमेंट विल टेक एंड इन द एंड सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहते हुए 1 to 2 स्टेट में पहुंचेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं दिस dW इज इक्वल्स टू PdV इज अ नॉन फ्लो वर्क, एक नॉन फ्लो वर्क है विच इज डिफाइंड when only the processes are reversible process, that is 1 to 2 जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम जिसको बोलें। सिस्टम एक क्लोज सिस्टम होना चाहिए। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो है एक क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, और द सिस्टम मस्ट बी एंड द वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। हियर द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज मूविंग एंड द वर्क इज क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि dW इक्वल्स टू PdV लगाने के लिए क्या क्या कंडीशन की वैलिडिटी जरूरी होती है। तो आइए अब देखते हैं कि नॉन फ्लो वर्क फॉर ए क्लोज सिस्टम फॉर वेरियस प्रोसेसेस। अगर हम पहली प्रोसेस कंसीडर करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोमेट्रिक और आइसोकोरिक प्रोसेस, अब हम मानते हैं कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रही है वो हो रही है एक रिजिड कंटेनर में। अब रिजिड बोलते ही आप समझ जाइए कि इस सिस्टम की बाउंड्री क्या है, फिक्स्ड है। इसका मतलब dV दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज 0। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है PdV, इट मीन्स इट विल बी अ 0। इसका मतलब ये होता है किसी भी रिजिड कंटेनर में या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में
जो PdV वर्क होगा वो हमेशा 0 होगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये PV कर्व है और ये हम 1 to 2 प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व 0 है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी आइसोकोरिक प्रोसेस या किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। दूसरी प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर और आइसोबारिक प्रोसेस। तो सपोज दिस अ पिस्टन और ये मूव हो सकता है ऊपर के डायरेक्शन में। नाउ दिस piston is moving in such a manner, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में सपोज द प्रोसेस इज हैपनिंग फ्रॉम 1 to 2, वॉल्यूम here was V1 and here volume was V2. this is a PV diagram. तो एरिया अंडर द कर्व हम अगर देखें तो दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन इज द एरिया अंडर द कर्व, प्रेशर कांस्टेंट है, देयरफॉर वर्क डन 1 to 2 इज इक्वल्स टू प्रेशर विच इज कांस्टेंट इनटू V2 minus V1. therefore this is the net work done by the system in any constant pressure process. इसको ऐसे भी देख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल PdV 1 to 2. since pressure is constant, therefore it is equals to P into V2 minus V1. so this is a work done by any constant pressure process. The next process comes as the constant temperature process. कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को जानने के लिए अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें, PV इज इक्वल्स टू MRT, therefore here T is constant, therefore MR is also constant, therefore we can write PV is equals to C. therefore work done from 1 to 2 is equals to integral PdV. it can also written as C upon V into dV, therefore it can be written as C log of 1 to 2 V2 by V1. अगर इस C को हम रिप्लेस करें तो इट इज इक्वल्स टू MRT log V2 by V1 इज इक्वल्स टू 1 to 2 PV log V2 by V1. P1 V1 is equals to P2 V2 log V2 by V1. इसके बाद दो प्रोसेसेस और रह जाती हैं. वन इज एडियाबैटिक and other is polytropic. So work done for these two processes we will see in the next class.